दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए सोशल साइंस एंड साइंस के टोटल 39 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। अब दोस्तों आखिर निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, 99% स्टूडेंट गलत जो है क्वेश्चन का आंसर करके आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का मतलब ही उल्टा होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष, इस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे दोस्तों निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं क्लियर दिखता है, साफ साफ दिखता है, लेकिन दोस्तों उससे दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखता। अब आप लोग कहेंगे कि सर इन तीनों शब्दों को तो पढ़ने पर तो हमें यही लग रहा है निकट दृष्टि दोष, तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसे निकट की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें शब्दों से ही इसका जो है अर्थ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तु क्लियर दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखता। और हाइपरमेट्रोपिया, जो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे दोस्तों दूर की वस्तुएं क्लियर दिखता है, साफ साफ दिखता है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखता। अब दोस्तों इससे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से प्रूव करता हूं। देखिए अब जो व्यक्ति दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस क्या है ना, अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों डेंटिस्ट, दंत विशेषज्ञ और दोस्तों सेविंग करने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस जो है ना ये छोटी छोटी वस्तुओं को काफी बड़े आकार में दिखाता है। वहीं पर अगर उत्तल लेंस की बात करें तो व्हीकल में दोस्तों आपने देखे होंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में पीछे की बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक होते हैं, उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में दिखाता है, और अवतल लेंस छोटे छोटे वस्तुओं को बड़े आकार में दिखाता है। ठीक ना। अब निकट दृष्टि दोष में क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित होगा उसे निकट की वस्तु देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसे तो दिखाई दे ही रहा है, उसे दोस्तों दूर की वस्तुएं देखना है। अब दूर की वस्तुएं दोस्तों उसे क्लियर नहीं दिखता, काफी छोटे आकार में दिखता है, तो उसे बड़ा दिखाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जब तापमान बढ़ता है दोस्तों तो ध्वनि की जो गति है वो बढ़ जाता है, और तापमान घटता है तो ध्वनि की गति भी घट जाता है। अनॉक्सिय श्वसन क्रिया कब होती है? ये श्वसन क्रिया दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इससे लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? देखिए हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों ये हमारा त्वचा, स्किन है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो उसे हम हिंदी में ब्रह्म मस्तिष्क कहते हैं और इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। ठीक ना। और उसके बाद वाला जो भाग होता है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। तो सबसे बड़ा वाला जो भाग होता है उसे हम सेरिब्रम ब्रह्म मस्तिष्क कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की पैर की होती है, उसे हम फीमर कहते हैं। ठीक है ना। पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब भौतिक परिवर्तन दोस्तों आप लोग कैसे पहचान सकते हो? तो इसमें क्या होता है ना, आप फिजिकली टच कर सकते हो, उससे देख सकते हो। और इसमें क्या है, मान लो पानी जो है बर्फ में चेंज हो गया है, तो जो चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है ना, उसे फिर से हम उसी अवस्था में ला सकते हैं। ये है भौतिक परिवर्तन का विशेषता, ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव डैश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर भी 99% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन को आप लोग समझिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मानव डैश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर डैश में पूछा जाए मानव डैश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तब आपको बताना है 23। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तब आपको बताना है दोस्तों 46 बता सकते हैं या 23 जोड़े बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर डैश में पूछा जाए मानव डैश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तब आपको ओनली 23 ही बताना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप क्वेश्चंस करके नहीं जाते, तो वो 23 जोड़े ही कर देते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत आवेश
आवेश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है, मतलब किस में मापते हैं इसे? तो विद्युत आवेश को दोस्तों हम किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो करंट को जो है ना एम्पियर में मापा जाता है, ठीक ना। और जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ना उसे हम एमीटर कहते हैं, और जिसमें मापा जाता है उसे एम्पियर कहते हैं। जिस लंबाई को मीटर में मापा जाता है, ठीक ना, उसे मापने के लिए जो स्केल होता है उसको और भी अलग नामों से जानते हैं हम, ठीक ना। इसी तरीके से आपको समझना। तापमान का ऐसा ही यूनिट केल्विन होता है। और नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट में किससे मापा जाता है, तो विद्युत विभव विभवांतर या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक ना। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए त्वरण क्या होता है, तो इसे दोस्तों किसी वस्तु के वेग में, स्पीड में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्वरण जो है ना ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ठीक ना। और इसको किस में मापा जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान एवं वेग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है, तो ये दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको निकट दृष्टि दोष में प्रूव कर दिया है, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है, तो अंतिम उपधातु का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को दोस्तों हेलोफाइटा कहा जाता है। चमगादड़ रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राश्रव्य तरंगों का। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक ना। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुनर्जनन, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 एवं 5 आवर्त में से प्रत्येक में कितने उपधातु होते हैं, तो प्रत्येक में दोस्तों 2-2 उपधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोमस मशरूम किस प्रकार से जनन करते हैं, इसका सही आंसर होगा विजाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, मतलब जिसे ज़्यादा जो है दूरी तक खींचा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, सही आंसर होगा CaO ऑप्शन सी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इंसुलेटर कौन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चांदी, मतलब जिससे करंट स्पीड से पास हो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो अंडा देने वाले जानवरों को दोस्तों कहा जाता है अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांकुर बीज अंकुरन के दौरान सबसे पहले किसका विकास होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगामी परोह का। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वह कौन है, सही आंसर होगा दोस्तों अणु ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, तो देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राध्वनिक चाल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विभाज्योतक उत्तक किस में पाया जाता है, तो विभाज्योतक उत्तक दोस्तों ये पाया जाता है रूट टिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पार्श्व विभाज्योतक उत्तक के कारण। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का प्रमुख कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों छोटा आकार होना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुना में विस्थापन किसके बराबर होता है, तो ये दोस्तों फॉर्मूला है कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, ये दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। चलिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी मदद से होती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जैसा कि ऑक्सीकरण से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त किस प्रकार की उत्तक है, तो ये दोस्तों संयोजी उत्तक है, इसे इंग्लिश में हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है, ये दोस्तों सतही परिघटना है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 98 U। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाती है तब कौन सी मौसमी परिवर्तन होगी, तो यहाँ पर बैरोमीटर की जो पारा है दोस्तों ये अचानक गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आंधी तूफान का मतलब कि मौसम परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन को किस वर्ग में रखा गया है, तो लाइकेन को दोस्तों
थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। नोबेल धातु किसे कहा जाता है? दोस्तों नोबेल धातु के अंतर्गत जो है ना ये आता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है। दोस्तों ध्वनि जो है ना ये दोस्तों कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।